हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। और हम हाजिर हैं एक फुल टेस्ट पेपर का डिस्कशन लेके, जिसमें कि 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के थे। टेस्ट सीरीज नंबर 10 जो कि कंडक्ट किया गया 3 नवंबर को। सिलेबस जो था वो मेनली 11th का पार्ट था। 11th का जो सेकेंड लास्ट पार्ट है उन सब का था, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन सब चीज़ों का। तो जहाँ जहाँ जरूरी लगेगा हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, और बाकी कुछ जानते हैं कि पूरे क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन पेपर लॉलीपॉप्स होते हैं, उनको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक लाइन में बताएंगे और आगे निकलेंगे। ठीक, चलिए मिनिमम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है पार्टिकल का मास दे के। आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है, तो आपको बताना होगा कि किस पॉइंट के एलोंग ले रहे हैं। ठीक है ना, जिस पॉइंट के एलोंग लिया जाएगा वही एक्सिस होगा, तो यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो जैसे ही बॉडी, यहाँ से बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन है ये रेडियस हो गया। तो ये रेडियस हो गया, ठीक है ना, रेडियस वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आर हो गया, और इधर है पी, जिधर वेलोसिटी वेक्टर होगा उधर पी होगा, और दोनों के बीच का एंगल देख रहे हैं ना। आर को आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे 60 डिग्री है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम का, जो डेफिनेशन है उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये आर क्रॉस पी होता है, मतलब लीनियर मोमेंटम और रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये आर पी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड लिखते समय आप देखिए, इसको आर पी साइन थीटा बोले तो ये पी साइन थीटा वो परपेंडिकुलर पार्ट है किसका, मोमेंटम का। तो उसी तरह से पी को इधर ले ले, इधर आर साइन थीटा ले ले, तो ये परपेंडिकुलर पार्ट है किसका, डिस्टेंस का। तो आप कई बार ऐसे में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ये वाला आपके बहुत काम आता है क्वेश्चन बनाने में। एनीवेज, यहाँ तो सीधे एंगल वगैरह दे के सब पूछ रहा है, तो आप कहेंगे आर हो गया 2 मीटर, पी जो है m इंटू वी 0.563√3, ठीक, एम बी हो गया आर एम बी, और साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 काट दीजिए, 3 हो गया, और ये 9 यूनिट्स और केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पे है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल, सबसे पहले कपल क्या है तो ध्यान रखिए, कपल कहे जाने के लिए ये जोड़ा है, कपल से का मतलब ही है पेयर। तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ए बॉडी, या बॉडी पे लगे या ना लगे चलेगा, आप ये लिखना जरूरी नहीं है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सम डिस्टेंस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जिंदगी में बार बार ऐसा डेली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ढक्कन बंद करना खोलना सब चीज। तो ये देखिए, अंगूठा से एक तरफ जिधर फोर्स लगाते हैं बाकी उंगलियां उसके उल्टा लगाती हैं, तो ये कपल ही है, ठीक। तो इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो पेयर ऑफ फोर्स है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनको कपल कहते हैं, ठीक। तो कपल का जो मोमेंट अगर लेंगे हम लोग, मोमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ कपल F इंटू डी, जहां की
फोर्स, ये F क्या है, वन ऑफ द फोर्सेस है, इंटू डी है। तो अब चूंकि इनके बीच की दूरी जो है वो फिक्स है, तो आप किसी भी पॉइंट के अलोंग आप ले रहे होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी तो फिक्स है। आप दोनों का अपना अपना टॉर्क लेंगे तो दोनों सेम सेंस में होगा, ऑलवेज सेम सेंस में, मतलब टॉर्क सेम डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा, तो क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। तो ये जो मोमेंट ऑफ टॉर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, जिसको कि मोमेंट ऑफ कपल कह रहे हैं आप यहाँ पे, दो फोर्स होने की वजह से, तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस पॉइंट के लॉन्ग ले रहे हैं बीच में, क्योंकि ये जो कैपिटल डी, ये छोटा डी है, ये दोनों के बीच की दूरी है वो फिक्स है। आप एक तरफ अगर x लेंगे तो एक तरफ d माइनस एक्स हो जाएगा, आप लेके देख लेंगे दोनों वैल्यू सेम आएगा, इसलिए ये इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इस कपल में आप कहां से ले रहे हैं, ढक्कन को जो टॉर्क मिलना है वो मिलेगा। तो स्टेटमेंट में पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो पहला तो करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट तो पहला तो करेक्ट हो गया। कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द, बिल्कुल सही। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन इट मस्ट, बिल्कुल नेट फोर्स जीरो करना होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, रोटेशनल के लिए नेट टॉर्क जीरो करना होगा। बॉडी में भी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट मे नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो सिंपल है, बॉडी रेस्ट में है लेकिन रोटेशन कर रहा है अल्फा के साथ, मतलब टॉर्क लग रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं आगे तो नहीं जा रहा है ना, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे रह रहा है ना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है दोनों अलग अलग हो जाना, तो ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला गलत है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ ओरिजिन अबाउट विच टॉर्क्स आर टेकन, नहीं, एक बार इक्विलिब्रियम में है का मतलब है कि नेट टॉर्क जीरो है, और नेट टॉर्क जीरो है अगर मान लीजिए कि ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट टॉर्क जीरो है, ठीक, कोई रोटेशन नहीं कर रहा है तब, या कांस्टेंट ओमेगा से कर रहा है तब। तो आप जब नेट टॉर्क जीरो है तो आप कहीं से भी किसी को भी एक्सिस बना दे और वहां से आप ले, वो जीरो ही आएगा नेट टॉर्क, ठीक है ना। तो ये डिपेंड नहीं करेगा, जबकि इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ ओरिजिन अबाउट विच टॉर्क्स आर टेकन, नहीं, आप कहीं से भी ले वो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। नेक्स्ट में फिगर है, अच्छा चलिए, कह रहा है एक सीढ़ी है जो 10 kg का है, 3 मीटर लंबा है, लीन्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस वॉल, ठीक है। अगर दीवार फ्रिक्शनलेस है का मतलब हुआ कि कोई पैरेलल फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो पैरेलल नहीं लगेगा, तो केवल एक ही है परपेंडिकुलर फोर्स जो कि वॉल का रिएक्शन है, और पूछ रहा है वही, ठीक है ना। और ये रुका हुआ है ये वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये रुका हुआ है, तो ये सीढ़ी को ये वाला फोर्स चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना, और इसका जो mg है ये चाहेगा क्लॉकवाइज रोटेट कराना। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, तो उतना ही से काम चल जाएगा, क्योंकि r पूछ रहा है। कुछ और बातें पूछ रहा होता तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी लिखते, उसके लिए x में भी नेट फोर्स जीरो करते और y में भी नेट फोर्स जीरो करते, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए टॉर्क लिखिए। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है r, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होने जा रहा है, तो उससे ये x दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो ये भी x, तो आप कहेंगे r इंटू एक्स इज इक्वल टू ये mg, और ये वाला कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, तो mg इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। x का वैल्यू दिख रहा होगा कितना आ सकता है, देखिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, और इस उधर ले जाइए तो रूट हो गया, तो 9 माइनस इसको अगर 15/10 ले ले स्क्वायर करें
तो 15,225 डिवाइडेड बाई 100 अंडर रूट 675 बाई 100, ठीक है। काटिए 25 से 4 2 7। कुछ इजी के लिए अगर अभी इसको ऐसे ले ले, क्या नहीं इसको रहने देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो आर पूछ रहा है इंटू रूट अंडर 27/4 इक्वल टू मास 10 है, जी को 10 ले लेते हैं, ठीक, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। जब तक बोले नहीं 10 लेके काम चलाइए ऑलवेज। और ये 0.75 हो गया, उसके आधा किए तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, वो तो ये 75 बच जाएगा। इधर आर इंटू 27 को 9 इंटू 3 कर दें तो 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा, इधर 2 बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा, ठीक। इसलिए R इज इक्वल टू 75 इंटू 2/3 √3, ठीक। तो 150/3 50 बच गया, डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन आंसर। एक बार फिर से स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट रोटेशनल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, हर पॉइंट मास का एक्सिस से दूरी का स्क्वायर करके और प्रोडक्ट लेना है, और रिजिड बॉडी जो सॉलिड बॉडी है उसके सारे पॉइंट मासेस का mr² करके जोड़ा जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो r पे डिपेंड कर रहा है, और r क्या है, एक्सिस से दूरी है, तो ये एक्सिस पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, कितना कितना दूर है, बिल्कुल करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जाहिर सी बात है एक्सिस कहाँ है, इस पर डिपेंड करेगा। तीसरा स्टेटमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस। ये कोई बात नहीं हुआ, एंगुलर वेलोसिटी आप तेज कर दिए तो अब एक्सिस बदल जाएगा, बॉडी बदल जाएगा, मोमेंट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप मोशन में लाए हैं तो ठीक है, ऐसा थोड़ी कि आप बैठे हुए तो आदमी है, चल रहे हैं तो कुछ और हो गए, ठीक। फ्लाईव्हील रेसिस्ट सडन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल। हाँ, रोटेशनल इनर्शिया की वजह से कि अचानक तेज करते हैं तो जो चक्का है वो थोड़ा रेसिस्ट तो करेगा, ये तो सब जगह पाया जाता है इनर्शिया वाला बात। तो केवल तीसरा वाला गलत स्टेटमेंट है। पांचवा पढ़िए, रिंग है, मास 6 kg है, रेडियस 2 मीटर है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ द रिंग इन इट्स प्लेन। देखिए रिंग का फेमस है कि आप तो जानते हैं कि ये जो एक्सिस है इसके अलोंग आप लेंगे तो I बराबर mr² होगा, ठीक। अब जैसे ही अब एक किनारे का पूछ रहा है तो कुछ हम दिमाग लगाएंगे, कोई थ्योरम लगाने का, परपेंडिकुलर एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो ये देखिए, अगर ठीक यहाँ पे पूछे टेंजेंट पे, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर ही पूछ दे जैसे एक्सिस था, तब तो कुछ करेंगे ही नहीं, ये सेंटर ऑफ मास वाला प्लस md² कर देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। लेकिन ये ऐसे वाला पूछ रहा है, ऐसे वाला पूछ रहा है, तो ऐसे वाला पूछ रहा है तो हम सेंटर पे भी पहले ऐसे वाला निकाल लेंगे। और आप जानते हैं कि सेंटर पे जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये वाला mr² था, तो mr²/2 mr²/2, और तब इसके पैरेलल लेंगे, ये पूछ रहा है आपसे तो आप पैरेलल लगा देंगे। तो ये वाला जो I' पूछ रहा है ये सेंटर यानी डायमीटर वाला mr²/2, अब प्लस md², तो m वही है और दूरी क्या है, तो दूरी तो रेडियस के बराबर ही है, तो mr², तो कितना हो गया 3/2 mr², ठीक है ना। वैल्यू डाल देंगे, आगे बढ़ते हैं।
4 बॉडी दिया हुआ है, एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सेम मास है और वो उनको रोल कराया जा रहा है इंक्लाइन प्लेन बिना स्लिप किए। तो आप जानते हैं कि चीज़ें जब ऊपर से स्लिप होते हुए आएंगी तो इनके पास जब नीचे पहुंचेगा, इस समय तो रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी, लेकिन जब नीचे पहुंचा तो उस समय चल रहा होगा, रोटेशन भी कर रहा होगा, तो दोनों आ जाएगा। एनीवेज ये दोनों एनर्जी जोड़ के जो ई टोटल होगा, ठीक है ना, ये ई रोटेशनल और प्लस ई ट्रांसलेशनल, ये दोनों एनर्जी जो होगा दोनों जोड़ के ई टोटल यही होना होगा जो mgh होगा, क्योंकि ये नीचे h हाइट से आया है, ठीक है ना। तो अब टोटल एनर्जी तो वही होने जा रहा है, उसका 2 हिस्सा रोटेशनल और ट्रांसलेशनल है, तो किसके हिस्से में क्या आएगा, किस बॉडी के पास रोटेशनल ज़्यादा होगा, किस बॉडी के पास ट्रांसलेशनल ज़्यादा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका रेशियो कैसे बिहेव करता है उनके रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से। मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन बोला, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो पहले वो ध्यान रखिए। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो कुछ नहीं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इज इक्वल टू mk² हो जाता है, और तब ये k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अभी देखे थे जो रिंग में जहां का पूछा था, मान लीजिए वो 3/2 mr² आया था, तो इज इक्वल टू mk² लिख देना है, m से m काट देना है, k जो हो जाएगा ये r बाहर आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह की बातें होने लगेगी। उसी रिंग का बोलेगा सेंटर से बताइए, तो सेंटर से क्या होता है, mr² होता है परपेंडिकुलर। तो सेंटर से अगर कहे रिंग के सेंटर ऑफ रिंग से, तो आप कहेंगे mr² और बराबर लिख दीजिए क्या, mk², m से m काट दीजिए, यहाँ पे k बराबर r ही हो जाएगा। याद रखिए ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन है किसी भी प्रकार के बॉडी के लिए। कमाल है, कभी भी रेडियस ऑफ गायरेशन उसके r से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा उससे कम होगा। देखिए यहाँ पे कम अभी आया था, तो मैक्सिमम इसी का होता है। आइए अब एनर्जी का जब खेल होगा उसमें जो बात अभी सिखाएंगे वो हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, वरना इसको निकालते रह जाइएगा 5 मिनट तक और फिर उसके बाद वो गलती होके करके आ जाइएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है ई टोटल, आपने कहा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, तो रोटेशनल हो जाएगा ½ I ω² और ट्रांसलेशन हो जाएगा ½ mv² इज इक्वल टू ½ क्या होता है, हमेशा mk² होता है, तो लिख दीजिए mk² ω²। ½ v बराबर ω/r होता है रोलिंग के लिए, और विदाउट स्किडिंग हो रहा है, आमतौर पे वही होता है कि स्किडिंग नहीं हो, तो v बराबर ω/r इज ऑलवेज मेंटेन्ड। तो v बराबर ω/r तो स्क्वायर कीजिए, तो ω² r²। ये देखिए ½ ध्यान रखिए दोनों m सेम लीजिएगा, ½ ω² कॉमन है, बाहर ले लीजिए, अंदर में k² प्लस r² आया ई टोटल। अब देखिए आपसे अक्सर इसमें, अक्सर क्या लगभग हमेशा ही ये नहीं पूछता कि सब बारी बारी से निकालिए, अक्सर वो रेशियो पूछ के निकल जाता है। फॉर एग्जांपल इसी में देखिए, तो द बॉडी विथ ग्रेटेस्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आप सोच रहे हैं कि रेशियो तो नहीं पूछा है, ये वही पूछ रहा है इनडायरेक्टली। रोटेशनल किसके पास ज्यादा होगा, तो टोटल तो फिक्स है, रोटेशनल उसके पास ज्यादा होगा जिसके पास ये रोटेशनल बाई टोटल का रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है वो ध्यान रखिए, ये k² रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, r² रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को, और दोनों को जोड़ के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी को।
तो जैसे ही ये बात समझ गए तो अब आपसे पूछे ई रोटेशनल बाई ई टोटल। रोटेशनल रिप्रेजेंट कर रहा है के स्क्वायर और टोटल जो है वो के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है कई बार कि रेशियो बताइए, तो यही है। ठीक, अभी देखिएगा जरा, अब पूछेगा आपसे ई ट्रांसलेशनल बाई ई टोटल, तो कह दीजिएगा आर स्क्वायर, छोटा आर ले रहे हैं तो सब जगह छोटा लीजिए ना, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो नीचे वही रहेगा टोटल है। तो उसी तरह से रोटेशनल बाई ट्रांसलेशनल कहता तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाता, उल्टा बोल देता तो उधर भी उल्टा कर देते। इस तरह से आप किसी का बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, रोटेशनल किसका ज्यादा है, तो रोटेशनल उसका ज्यादा होगा जिसका के सबसे बड़ा होगा। और अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि के सबसे बड़ा होता है रिंग के लिए, रिंग के लिए, और उससे बड़ा के होता भी नहीं है। सुंदर बात, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन। आप जानते हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल दे अर्थ के सरफेस पे, तो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो ये मास जो है वो कट जाएगा। कैसे, जरा देखिए तो, जी एम एम बाई आर, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये जैसे होगा, आप इक्वेशन याद रखें, फॉर्मूला से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, एम से एम काट दीजिए। तो इसलिए v बराबर 2g m बाई आर अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मास ऑफ द बॉडी ना डायरेक्शन, उससे क्या मतलब है, ये इतना काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो ये भाग गया, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाइट ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। हाँ, धरती के सरफेस से ये हमने निकाला है। आप सरफेस से अगर कुछ ऊंचाई पर चले जाएंगे तो यहाँ r प्लस एच हो जाएगा ना, सेंटर से r प्लस एच, तो यहाँ h आ जाएगा, इसलिए ये डिपेंड करेगा। तो ये सही है। 3 इक्वल मासेस, ट्राइंगल के तीनों कोना पे दिया हुआ है 3-3 kg का, सेंट्रॉइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है। अरे फोर्स कह रहा है तो सिमेट्री से दिख रहा होगा आपको, तीनों एक दूसरे को कर देगा कैंसिल, फोर्स तो जीरो आएगा, लेकिन पोटेंशियल आएगा क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सबका अपना अपना पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पूछा जा सकता है आपसे। बॉडी का वेट 90 न्यूटन है सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसको ऊंचाई पे ले गए और हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वाली ऊंचाई पे ले गए, तो उसका वेट बताइए। सिंपल, आप जानते हैं वेट वही फोर्स है, ठीक, जिस फोर्स से धरती उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो धरती के सरफेस पे जो वेट है वो 90 है न्यूटन, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन GMM बाई आर स्क्वायर है। ठीक, अब उसको हाफ रेडियस ऊंचाई पे ले गए तो नया वाला वहां पे जो फोर्स है, जो नया वाला वेट हो जाएगा, हम F लिख रहे हैं वो W लिख सकते हैं आप, तो वो क्या हो जाएगा, GMM बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, ये नया वाला ध्यान दीजिए, H का वैल्यू R/2 दे रहा है, उसको डालिए, रेशियो लीजिए, GMM काटिए। ठीक, 90 बाई F इज इक्वल टू R प्लस एच का वैल्यू दे दीजिए R/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये R कटता हुआ दिख रहा होगा। ठीक, 90 बाई F इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 1.5। ठीक, और उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9/4। इसलिए F इज इक्वल टू 90 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 40 न्यूटन आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, एस्केप स्पीड दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, 11.2 बहुत फेमस है। बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, इस एस्केप स्पीड से 3 गुना टाइम बढ़े। द स्पीड ऑफ बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ इज द, देखिए वेलोसिटी हाफ mv² के लिए जो चाहिए था वो पोटेंशियल एनर्जी को कैंसिल करे तो वो इतना था। वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया गया तो एनर्जी 9 गुना हो गया, 9 गुना हो गया काइनेटिक एनर्जी। उसमें से एक ही पार्ट यूज होने जा रहा है एस्केप के लिए, 8 पार्ट बचा रह गया। तो ये 8 पार्ट बचा जो रह गया, मैं क्या कह रहा हूं जरा देखिए कि अगर हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी में से वेलोसिटी को 3 गुना कर दीजिए तो एनर्जी 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो उसमें से एक जो है हाफ mv² एस्केप वेलोसिटी के लिए यूज हो गया, तो बाकी किसके लिए हो गया? वहां पे उतना एनर्जी बचा रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो आप कहेंगे GMM बाई R इज इक्वल टू हाफ mv²। अब जब वहां पे गया तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, और जो बचा हुआ पार्ट था यानी कि हाफ mv², ठीक, इंटू 8, ये काइनेटिक एनर्जी उसके पास वहां पे बचा रह गया, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ इज। तो अब ये वाला जो एक्स्ट्रा एनर्जी था जो इसके पास रह गया, ठीक, ये चला गया क्या कहते हैं वहां के काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? अब ये कह रहा है कि नहीं आप किलोमीटर पर सेकंड जैसे है इसको यूज कर लीजिए चालाकी से, तो कुछ नहीं, आप इसको यूज कर लीजिए, m से m काटिए, ठीक। तो v² का वैल्यू GM बाई R लिखेंगे आप, और ये इज इक्वल टू उस समय का v², ठीक है ना, v²। तो सॉल्व कर लीजिए, v² का वैल्यू इतना डालिए, m से तो m अभी यहाँ पे भी काटिए, 2 से ये काटिए, 4, v² का वैल्यू GM बाई R, ठीक, इज इक्वल टू हाफ v², ठीक है ना। यहाँ पे हाफ मुझे रहने देना चाहिए था, 8/2, ताकि ये सीधा कटे, काम खत्म। v' इज इक्वल टू √8, हम जानबूझ के अलग लिख रहे हैं, आप जानते हैं क्यों, और √GM/R जानबूझ के अलग लिख रहे हैं क्योंकि यही एस्केप वेलोसिटी है, उसका वैल्यू डाल देंगे सीधा ये, तो काम हमारा आसान हो जाएगा। ये ढूंढते रहना है कैलकुलेशन में, इंटू 11.2, देख लीजिए ये आ जाएगा 2√2, 2.8, 2.75 के आसपास, और उसको 11 से गुना कीजिए तो 30-32 के आसपास जाएगा, ठीक है। 11, for a satellite moving in a circular orbit around the earth, the ratio of kinetic energy to the magnitude potential। देखिए ध्यान रखिए, कोई भी बाउंडेड सिस्टम, चाहे वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है न्यूक्लियस से, चाहे सैटेलाइट बाउंडेड है प्लैनेट से, चाहे प्लैनेट बाउंडेड है स्टार से, ध्यान रखिए फॉर एनी बाउंडेड सिस्टम, ठीक है ना, जो टोटल एनर्जी होता है ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और ये पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, बहुत काम का रिलेशन है ये, ध्यान रखिए, ठीक। टोटल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चूंकि वो बाउंडेड सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं, बाउंडेड सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी तब, या टोटल एनर्जी तब, पहले टोटल एनर्जी का नाम लेना चाहिए कि बाउंडेड सिस्टम है तो टोटल एनर्जी को निगेटिव होना ही होगा, तभी तो बाउंडेड है वो। चूंकि टोटल को ही निगेटिव होना है, काइनेटिक कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए पोटेंशियल को हमेशा क्या होना होगा, निगेटिव। आपसे अक्सर मैग्नीट्यूड का खेल पूछ रहा होता है, तो आप ये कर दीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के आधा होता है, आधा होता है, ठीक है ना, दिख रहा है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 में बल्क मॉडुलस इज रेलेवेंट फॉर, अच्छा 12 पहले यहां सामने ला दे। देखिए बल्क मॉडुलस ऐसा मॉडुलस है जो सभी के लिए रेलेवेंट है, सभी के लिए उपयोगी है। किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल बल्क मॉडुलस, कोई सॉलिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए बल्क मॉडुलस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गैसेस में कई बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लिक्विड में आमतौर पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है बल्क मॉडुलस, लेकिन है तो रेलेवेंट सभी के लिए। तो फ्लूइड में गैस और लिक्विड आ जाएगा और सॉलिड यहाँ है, तो ये दोनों इसलिए बोथ ए एंड बी। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर, वो वॉल्यूम कर सकता है पानी, हाइड्रोलिक में मतलब पानी के वॉल्यूम को कंप्रेस किया डीवी बाई वी से, और वॉल्यूम स्ट्रेन यूज करेंगे, चूंकि लिक्विड यूज कर रहे होते हैं, उसमें लिक्विड में आप लॉन्गिट्यूडनल या शेयरिंग स्ट्रेन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेशन वाली चीजें कुछ दे रही है, चलिए देखा जाए। एल्युमिनियम क्यूब है और एक तरफ दीवार से चिपका हुआ है, और मास ऑफ 100 kg इज अटैच्ड टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। ये क्यूब है, ठीक, यहां से 100 kg का एक लटका दिया गया मास, ठीक है। अब मास ऑफ क्यूब, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस इज, शेयरिंग स्ट्रेन की बात कर रहा है और ब्रैकेट में शेयरिंग स्ट्रेन दे भी रहा है आपको, तो शेयरिंग स्ट्रेन आप क्या करेंगे, कहेंगे फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड बाई जो शेयरिंग स्ट्रेन है x बाई एच। h इनका साइड की दूरी, x जितना डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये x की बात पूछ रहा है आपसे, x पूछ रहा है और बाकी सब दे रहा है। देखिए g का वैल्यू दे रहा है, हाँ दे रहा है। फोर्स क्या हो जाएगा, तो mg हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, तो क्यूब का एरिया l स्क्वायर, वो कर देंगे। ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर में है तो मीटर में सब करके करेंगे, ठीक। h का वैल्यू क्या आएगा, तो साइड है, h ये होता है, तो साइड तो 10 है, 10 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दे रहा है, फिर उसको मीटर में कर लीजिएगा। तो ये सारे नोन है, ठीक, ये x अननोन है, निकाल लेंगे, वैल्यू डाल के कैलकुलेशन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, इसमें मिसिंग है, देखिए ध्यान रखिए, लेकिन तब भी सीखने वाली जो बात है वो सीख लिया जाए। किसी रॉड को 3 अलग अलग वायर से लटकाया गया है, या वो भी रड हो सकता है, 3 वायर्स, ठीक है, सबकी लंबाई दे दिया, ठीक, ये L है, L है, L है, इधर वाला कॉपर है, इधर वाला भी कॉपर है, और बीच वाला जो है वो आयरन है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेंशन सब में टेंशन सेम दे दिया, टेंशन 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 सेम दे दिया। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ डायमीटर्स, तो आप जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, चूंकि तीनों एक साथ है तो एल सेम आएगा, डेल्टा एल सेम आएगा, तो ये गया, ठीक है ना। टेंशन सेम है तो ये भी गया, मतलब आप रेशियो जब लेने जा रहे हैं तो कुछ नहीं, गामा 1 प्रोपोर्शनल है 1 बाई एरिया 1 के, और गामा 2 प्रोपोर्शनल है 1 बाई एरिया 2 के। एरिया को आप डायमीटर से जब बात करते हैं तो डायमीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस 1 बाई यंग्स मॉडुलस 2 उलट जाएगा, यहाँ पे डायमीटर ऑफ 2 और डायमीटर ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी, किसका, कॉपर और आयरन का। इन्होंने नहीं दिया है और ये आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप उसका वैल्यू याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16,
डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ वेयर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, सरफेस पे डेंसिटी दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है। तो बल्क मॉडुलस जब आप लिखते हैं, ठीक, तो ऊपर में डेल्टा पी और नीचे में डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा। फ्लूइड के लिए डेल्टा पी वो ले लेता है, ठीक है। चलिए, तो बी दिया हुआ है, हाँ, डेंसिटी के फॉर्म में इसी को अगर लिख दे तो रफली वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, डेल्टा रो बाई रो हो जाएगा। ऊपर में तो जैसे था वैसे रह गया, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज बाई वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट सेम रेशियो होगा डेंसिटी में, और इसमें क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बात। अब देखिए, डेल्टा पी दिया हुआ है, ऊपर में एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 है और नीचे में 80 है, तो चेंज 79 का आएगा। आप उसको लगभग 80 ले सकते हैं कैलकुलेशन में। बी दिया हुआ है, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर सरफेस वाला दिया हुआ है, तो आप चेंज निकाल लेंगे, चेंज निकालेंगे डेल्टा रो, ठीक है, यहां ला दीजिए, तो बी नीचे आ जाएगा, ठीक, और डेल्टा पी और रो हो जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट उसी के आसपास आएगा, इतना छोटा आएगा कि वाटर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप एक बार कैलकुलेट करेंगे कि 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस लाने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पानी में इतना कॉम्प्रेसिबिलिटी इतना हाई होता है, रिजिडिटी इतना ही होता है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होता है। वाटर को कॉम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए डेंसिटी लगभग वही रह जाएगा, उसी के आसपास। चलिए यहाँ पे देखिए तो जरा, चेंज इन रो को हम चलिए 80 ही ले लेते हैं ऑलमोस्ट। ऊपर में डेंसिटी आपको दे रहा होगा, ठीक है ना, 1.03 इंटू 10⁻³ और बल्क मॉडुलस 2.2 इंटू 10⁻⁹। ये जरा देखिए, आप इन सबको सॉल्व कीजिए, ये -9 ऊपर हो जाएगा, -6 बच जाएगा, -6 उसको बहुत कुछ करेंगे तब भी ये सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ होगा। ये कितना छोटा चेंज है, देख रहे हैं ना, कितना छोटा चेंज है, 0.0000, तब उसके बाद, तो इसलिए ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, बहुत बढ़िया, सही बात है और करेक्ट ही पूछ रहा है। व्हेन वाटर बॉयल्स इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, हाँ, कोई चीज जब बॉयल कर रहा हो तब उस समय स्टेट चेंज हो रहा होता है, तो सारा जो हीट सप्लाइड है वो स्टेट को चेंज करने में यूज हो गया, उस समय टेम्परेचर चेंज करने में यूज नहीं हुआ। यही काम कब हो रहा होगा, जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आइस वाटर में बदल रहा है, चाहे वाटर आइस में बदल, स्टेट चेंज होते समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, नेचर ने यही सेलेक्ट किया। और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा उस समय स्टेट चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक। तो दूसरा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, व्हेन वाटर बॉयल्स एट रूम टेम्परेचर हीट इज फ्लोइंग आउट ऑफ इट। अच्छा, पानी रूम टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, इसका क्या मतलब है, पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ही है और वो बॉयल हो रहा है, और रूम का टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा तो हीट का लेना देना नहीं होगा। नेट हीट ना वाटर से कमरे में आएगा ना कमरे से वाटर में जाएगा, ठीक है ना। अब 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल कैसे करेगा, तो वो एक अलग कहानी हो गई। वो कैसे बॉयल करेगा, तो आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल करता है, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसको दबा रखा है आप उसको कम करते जाइए तो वो जल्दी बॉयल होने लगेगा, जल्दी बॉयल होने लगेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दीजिए, जैसे कि किचन में आपका प्रेशर कुकर, तो देर से बॉयल करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, इसी वजह से खाना जल्दी पक जाएगा, ठीक। और अगर प्रेशर कम कर दीजिए तो वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करने लगेगा,
खाना देर से पकेगा। तो जो बहुत हाइट पे कुछ गांव होते हैं पहाड़ों में, वहां खाना पकने में इसके वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ले लेता है। ठीक, आप अगर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म ही कर दे तो आप जिस टेम्परेचर पे भी रखेंगे पानी को, जैसे ही उसका ढक्कन हटाएंगे वो बॉयल कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर हम पूछे कि चांद पे 1 कटोरा पानी ले जाकर रख दिए, बोलिए क्या होगा? क्या वैसे ही रहेगा? नहीं, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो बस वो बॉयल करना शुरू कर देगा और तुरंत उड़ आड़ के भाग जाएगा, कटोरा खाली रह जाएगा। ठीक, तो इसलिए हीट इज फ्लोइंग आउट ऑफ इट, ये इनकरेक्ट हो गया, और पहला और दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ऑर्डर दैट द हीट फ्लोज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए सॉलिड टू अनदर पार्ट। अरे यार, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होगा ना? अरे टेम्परेचर डिफरेंस को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहिए, ठीक है ना? ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ का डिफरेंस, डेल्टा एल। ग्रेडियंट नाम आया मतलब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एनीवेज ये चाहिए तभी हीट फ्लो करेगा। अरे कुछ नहीं, डेल्टा टी रहेगा तभी ना डेल्टा एल से आप डिवाइड करेंगे। अगर वही 0 हो गया तो कुछ नहीं होगा। हाँ, हाउ मच वर्क? 100 कैलोरी आप जानते हैं, 4.2 होता है 1 कैलोरी के लिए। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको हम सीधे छोड़ेंगे। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे -40 बराबर हो जाएगा। ठीक है, F-32/9 इज इक्वल टू C/5। दोनों को सेम ले लीजिए, या तो दोनों को F लिख दीजिए या दोनों को C लिख दीजिए, और देख लीजिए -40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। पढ़िए क्वेश्चन। थर्मोमीटर में आइस से चलना शुरू किए, थर्मामीटर को आइस में पहले डुबाए तो 0 पे वो होगा डेफिनेटली, और फिर किसी थोड़े से गर्म में डाले, 100 नहीं बोल रहा है, गर्म है उसमें डाले, तो मरकरी जो है वो ओरिजिनल लेंथ के 2/5 चढ़ गया। ठीक है ना, 2/5 चढ़ गया बिटवीन द लोअर एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तब तो ये सीधा ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, कि टेम्परेचर जो है वो 2/5 हो गया 0 से लेके 100 वाला, तो डिफरेंस कितना का है 100 का, तो आप टेम्परेचर निकाल लेंगे वहां का। ठीक है ना, 2/5 कवर किया है उसने रास्ता, 1 कवर करता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 2/5 किया है तो देख लीजिए कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो हो गया ना द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अच्छा, बस उसी को कह रहे हैं केल्विन में बदल दीजिए, तो कुछ नहीं, जोड़ दीजिए 273। Ideal gas equation strictly obeys gas laws under all conditions of। थोड़ा सा क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन क्लियर इनको करना चाहिए, पूछना क्या चाहते हैं। अगर गैस आइडियल ही है तब तो वो हर हाल में करेंगे, वो अपने आप को आइडियली मेंटेन करेंगे, तो वो गैस इक्वेशन फॉलो करेंगे हर हाल में। ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि गैसेस, आइडियल ना लिख के सीधे गैसेस कब, या रियल गैसेस कब आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। ये लिखना चाहिए इनको ऑप्शन में, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे क्यों, ये भी अपने आप में एक कहानी हो गई। हाई टेम्परेचर, देखिए आइडियल गैस में आप चाहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट ना करे, मतलब बात ना करे, तो इतना ना हाई काइनेटिक एनर्जी दीजिए कि बात करने का टाइम ही नहीं मिले। ठीक है ना, तो हाई टेम्परेचर पे हाई काइनेटिक एनर्जी, बात नहीं हुआ, कोई अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। प्रेशर लो कर दिए तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गया, दूर दूर होने से भी बातचीत नहीं होगी। ठीक है ना, तो आइडियल बिहेवियर की तरफ बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरेक्शन ना होगा। क्वेश्चन नंबर 23। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर PV/T/T। अरे कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं BV = nRT होता है, तो n का वैल्यू खाली लिखना है यहाँ पे। n का वैल्यू कितना होता है, तो दिया हुआ मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, 15/32।
क्वेश्चन नंबर 24 में कोई सबमर्ज सॉलिड है, सबमर्ज का मतलब हुआ पानी के अंदर है। अब ये आमतौर पे सरफेस के पास ही होगा या थोड़ा अंदर हो सकता है, जो भी है सबमर्ज है। फ्लोट बोलता तो ऊपर की तरफ होता, सिंक बोले तो डूब जाना हुआ। 3 नाम ध्यान रखिएगा, ये फ्लोटिंग है, ये सबमर्ज है और ये सिंक है, डूब चुका है, सिंक्ड है, ठीक है ना। तो पहले से सबमर्ज था, मतलब यहां पे था, मतलब इसको पानी अभी टांग रखा था ऊपर सॉलिड को, ठीक। अभी इसका वजन हटाए हुए पानी से ज्यादा नहीं था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूं, तो हटाए हुए पानी से ज्यादा नहीं है, तो चलो ठीक है भाई, ऊपर है अभी पड़ा हुआ। लेकिन आप अगर गर्म कर दिए तो पूछ रहा है, ठीक है ना, तो गर्म कर देंगे तो लिक्विड ज्यादा फैलता है, तो ये ज्यादा फैल जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो लिक्विड हल्का हो जाएगा, तो उसके मुकाबले ये सॉलिड भारी हो जाएगा कंपैरेटिवली और डूब जाएगा। 25 हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन, बहुत मशहूर है पानी, पानी रे पानी, देर से गर्म होना तो देर से ठंडा भी होना, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, m इंटू एस को। m क्या है, मास, s क्या है, स्पेसिफिक हीट, तो इसको बोल देंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है हीट कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है, इसके बाद क्षमता हीट की इनफाइनाइट है, मतलब समुद्र में से 1 लोटा निकाल ले तब या 1 लोटा डाल ले तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया था। तो ऐसा होने से क्या होगा कि कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, थोड़ा हीट ले लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी चीजों को हीट रिजर्वायर भी कहते हैं, जिसका इनफाइनाइट हो जाए हीट कैपेसिटी, उसको क्या बोलते हैं, हीट रिजर्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एक बार फिर से इसका हाई स्पेसिफिकेशन होने की वजह से आप इन सब में ज्यादा यूज कर रहे होंगे, ठीक, कि आप ठंडा करके रखेंगे तो ठीक है, देर तक ठंडा रहेगा, गर्म करके रखेंगे तो देर तक गर्म रहेगा। काइनेटिक गैसेस का एजम्पशन पे क्वेश्चन है कि क्या क्या नहीं है, नॉट एन एजम्पशन, ठीक है ना। तो मतलब 3 है। पहला, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज एनर्जी, हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम जो है उसका नहीं मानना है, जो कंटेनर के वॉल्यूम है उसके सामने सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है। तो फोर्स अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोलिजन जो है वो हमेशा इलास्टिक है, मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों बिल्कुल है, तो चौथा ही नहीं होगा। सेम स्पीड ना, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड होगा 0 से लेकर मैक्सिमम तक, उसमें कुछ स्पेसिफिक स्पीड्स डिफाइन भी होगा, आरएमएस स्पीड, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना। तो पीवी आप सीधे बोले बराबर एनआरटी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम और ये दोनों तो पहले ही से कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब टेम्परेचर ना देखिए, ये कुछ एनर्जी की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं कि जो एवरेज एनर्जी है ई एवरेज, ये 3/2 kT होता है आइडियल गैसेस के लिए। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो यहाँ पे F/2 kT कर देंगे, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मतलब एनर्जी, एवरेज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। आप कहेंगे सर टोटल इंटरनल एनर्जी भी तो ये इनके काइनेटिक एनर्जी को ही जोड़ के आता है, क्योंकि आइडियल गैसेस में और तो कुछ हमें मानना नहीं है। तो हाँ ठीक है, टोटल एनर्जी अगर बोल दे तो भी सही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल दे तो भी सही है। बोलेगा दोनों में से किसी एक को चुनिए, तो एवरेज वाले को पहले चुनिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। एनीवेज आंसर दोनों करेक्ट है। द टर्म NM कुछ नहीं, ये बहुत फेमस इक्वेशन है, ठीक। इसका v को इधर ले जाएंगे तो ये देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और ये एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का, ठीक। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल मास निकल जाएगा, वॉल्यूम को इधर ले गए तो क्या डेंसिटी हो जाएगा। तो ये बात बहुत फेमस है, 1/3 रो V RMS का स्क्वायर। मैं C लिख रहा था, कोई बात नहीं, RMS स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि NM क्या है, तो कुछ नहीं, टोटल मास हो गया जी,
द मास ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम भी। हाँ, ये टोटल मास जो प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। 31, आइडियल गैस को जब हम लोग दबाते हैं तो उसका आज एडियाबेटिकली दबा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि एडियाबेटिक वॉल है। एडियाबेटिक वॉल किसको कहते हैं? जिससे कोई हीट का एक्सचेंज ना हो सके। ठीक, इस पे एक एडियाबेटिक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन का इधर हैंडल है, ठीक है ना, और इसमें गैसेस है। आपने जब ऊपर से दबाया तो यहां पे जो टक्कर हुआ मॉलिक्यूल्स का, उस टक्कर की वजह से उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। आपने मारा है उनको, ठीक है ना, उस वजह से उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। और चूंकि हीट का लेना देना इस दीवार के अलोंग नहीं होगा तो वो अंदर ही रहेगा, तो अंदर का टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन ये हुआ किसके वजह से? तो जो मूविंग वॉल था, ये 3 दीवार फिक्स कर दिए थे हम, तो केवल ये वाला दीवार जो कि पिस्टन का पार्ट है वो मूव कर रहा था, उससे टकराने की वजह से ऐसा हुआ है। तो इंटायर वाल ना, सारे के सारे दीवार ना, मूविंग पार्ट्स, यस। थर्टी टू, गैस का प्रेशर दिया हुआ है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज हाल्व्ड, ठीक है, देयर आरएमएस विल डबल। हाँ हाँ, ये अभी अभी जो आया था वही हो गया, ठीक। 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। जब मास की बात कर रहा है तो फिर अलग अलग करेंगे। आप क्या करेंगे? तो कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वी आर एम एस का स्क्वायर। ये कह रहा है कि छोटा वाला एम को कर रहे हैं आधा, और आर एम एस स्पीड को कर रहे हैं डबल, तो स्क्वायर कर दीजिए 4, तो 2 दूना 4, 2 गुना हो जाएगा प्रेशर। 33, वेसल में 76 सेंटीमीटर मरकरी यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई सर्टेन टेम्परेचर पे गैस फील्ड है, और हमने क्या किया कि मास ऑफ द गैस को बढ़ाया है अलग से बाहर से और गैस ठूस के, ठीक है ना, टेम्परेचर वगैरह सब सेम है, रिजल्टेंट प्रेशर। तब तो बहुत इजी हो गया। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, बात बहुत सिंपल है। पी बराबर एन आर टी, ठीक है ना, तो इसलिए P बराबर एन आर टी बाई वी। ये कह रहा है सब सेम है, आर टी, आर तो कांस्टेंट है, टी और भी सब सेम रहने दिए हैं, तो कुछ नहीं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N के, ठीक। तो 50% गैस बढ़ा दिए, तो पहले अगर N था नंबर ऑफ मोल्स, तो 50% बढ़ा दीजिए इसको भी, तो P डैश बराबर 50% बढ़ा दीजिए, तो 1 था तो 1.5 हो जाएगा 1.5 N, ठीक। और एन से एन काटिए, P डैश बराबर 1.5 P, 1.5 इंटू 76, 110 के आसपास आएगा। अच्छा, ये पूरा दे रहा है 108, 112, 114, तो पूरा निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है, इजी। 3/2 है, 3/2 है या 1.5 है, तो 76 में उसका आधा करके जोड़ दीजिए ना, 38, तो 76 और 38, 8 6 14, 7 3 10 1 11, 114। क्वेश्चन नंबर 34, आरएमएस वेलोसिटी को 2 गुना करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को 4 गुना करना होगा। ये आप निकालेंगे, सब हम ही निकालेंगे, तब हो गया छुट्टी। 3RT/m, कुछ नहीं, VRMS जो है ये √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहां T एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लेंगे। फॉर एग्जांपल 27 डिग्री था तो पहले 300 ले लेंगे, और उसका 4 गुना करेंगे तो 1200 केल्विन करना पड़ेगा, और केल्विने में पूछ रहा है इसलिए वही आंसर हो जाएगा।
मॉलिक्यूल के अलग सबका अपना अपना 4 ऐसे मॉलिक्यूल को पकड़ लिया है, उसका स्पीड है और कह रहा आरएमएस बताइए। तो याद रखिएगा ये जो आरएमएस आप निकालते हैं, जब निकालने के लिए कह दे, नाम तो आरएमएस है लेकिन जब निकालने के लिए कह दे तो पहले कीजिएगा स्क्वायर, तब उसका एवरेज यानी मीन निकालिएगा और लास्ट में रूट कर दीजिएगा। तो चलिए पहले स्क्वायर कर दीजिए। हाँ 1 है, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 16 स्क्वायर और एवरेज के लिए इनको जोड़ दिए, 4 गो है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा और तब रूट कर देंगे तो ये आरएमएस स्पीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। 10 किलोवाट मशीन ड्रिल कर रहा है किसी बड़े से ब्लॉक को, 8 केजी का ब्लॉक दे दिया है। राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन टाइम इतना दे दिया। एज्यूम कीजिए कि 50% जो पावर है वो यूज हो रहा है हीट करने में और बाकी जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए यूज हो रहा है। 50% बर्बाद हो रहा है हीट के फॉर्म में। तो जो एल्युमिनियम का ब्लॉक है वो गर्म होने लगेगा, ठीक है ना। तो उसमें पूछ रहा है फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी पूछ रहा है। तो आप जानते हैं Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी होता है, मोस्ट फेमस इक्वेशन कैलोरीमेट्री में, ठीक है ना। तो Q मतलब जो हीट मिला, यहाँ हीट कहाँ से मिलने जा रहा है, इस मशीन से। मशीन से मतलब उसका एनर्जी MS डेल्टा टी रहा। एनर्जी का मतलब होता है पावर बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम, इसलिए एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। कह रहा है कि जो है उसके आधा ही लेना है, ध्यान रखना है कि आधा ही हीट में जा रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब सबका वैल्यू डालिए, M दे रहा है, S दे रहा है, खाली डेल्टा टी आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो डेल्टा टी इज इक्वल टू PT बाई 2MS। पावर कितना है, 10 टू द पावर 4 है। टाइम कितना है, 2.5 मिनट को सेकंड में बदलिए, 150, नीचे में 2, मास दिया हुआ है 8, ध्यान दीजिए केजी में दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट जो है वो ग्राम में दे रहा है, तो इसको केजी में बदल लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, मतलब यहाँ फिर एक और 0, 910। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। दिया हुआ आंसर ठीक है, 100 के आसपास आ रहा है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा। देख लीजिए, 1 0 काट दीजिए इसका। नीचे में ऊपर में 10,000 गुना 15, 8 दूना 16, 16 से 91 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर में 10,000 गुना 15, ठीक है ना। ये 100 कर देंगे, इसको मान लीजिए 100 अलग ले लेते हैं, तो 1500 डिवाइडेड बाई ये 1500 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, तो इतना कटेगा, वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक। एनीवेज जब इतना क्लोज ऑप्शन दे दे तो निकाल लिया कीजिए एग्जैक्टली कैलकुलेट करके। अ पर्सन वेइंग 50 केजी का आदमी है, 15 किलो कैलोरी हर दिन खाना खाता है और ये एनर्जी बॉडी को हीट करने में टू बी यूज्ड, एनर्जी वर टू बी यूज्ड इन हीटिंग द बॉडी ऑफ पर्सन विदाउट एनी लॉसेस, देन द राइज इन हिज टेम्परेचर इज। पहले तो ध्यान दिया 1500 किलो कैलोरी के आसपास जो सही डेटा दिया है। एक एवरेज आदमी 50 केजी का वो 1500 के आसपास लेता है, वजन बढ़ेगा तो थोड़ा 1800-1900 के आसपास जाएगा, ये एवरेज ले रहा होता है। तो ये उसके सारे काम करने में दिन भर में यूज हो जाते हैं। इसमें से एक यूज ये भी है कि बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो, ठीक है ना। मेंटेन करने में ये मत समझ लीजिए कि ये सारा के सारा खर्चा हो गया बॉडी टेम्परेचर में, बस क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा इन्होंने कहा, इमेजिन कीजिए। वैसे बस इमेजिनेशन में ही रहने दीजिएगा, क्योंकि सचमुच में अगर ऐसा हुआ कि सारा एनर्जी हीट बढ़ाने में चला गया तो आदमी धनक जाएगा, ठीक। मतलब उसको बुखार कहना भी ठीक नहीं है, धनक जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए, तो 1500
लीजिए, किलो कैलोरी है तो 10⁻³ कर दीजिए, ये हीट हो गया, और हीट बराबर ms डेल्टा टी। अभी अभी बात हुई थी, तो ये क्यू हीट बराबर मास ऑफ द पर्सन दिया हुआ है 50, स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी दिया हुआ है 0.83 कैलोरी पर ग्राम है, पर ग्राम है। आदमी जो है वो केजी में लिख रहे हैं, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ms और तब डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक, निकालेंगे। 10⁻³ कट रहा है, और इधर ले जाइए, डेल्टा टी इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 50 गुना 0.83, काटिए, 5×15 30 बटे 0.83, तो ये 30 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। 30 से थोड़ा सा ज़्यादा में एक ही ऑप्शन दिख रहा है 36, जो कि सही है। ध्यान रखिए, ये मत समझ लीजिएगा, चूंकि बॉडी टेम्परेचर भी लगभग इसी के आसपास होता है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वही आया कैलकुलेट करके देखिए सही है, सही है। ना 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 ना, इतना से बढ़ जाएगा, मतलब पहले से 36 अगर है बॉडी टेम्परेचर है, तो 36 और बढ़ के 72 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब बस बॉयल ही होने वाला है। 38 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जो है वो कैलोरीमेट्री पे है कि हीट गेन बराबर हीट लॉस, ठीक है ना। तो जो नीचे से जा रहा है पार्ट वो गेन करेगा हीट को, जो ऊपर से आ रहा है टेम्परेचर से वो लॉस करेगा, दोनों को करना है बराबर। तो क्वेश्चन में कह रहा है 38 में कि 10 ग्राम आइस का है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको मिक्स किया गया, ठीक, 100 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो 10 ग्राम आइस पहले चेंज होगा पानी में, उसके लिए 10 इंटू, मतलब लीजिए पहले इक्वेशन प्रॉपर लिखिए, क्या लिखते हैं, ml अब प्लस ms डेल्टा टी, ये हीट गेन होगा, तो उधर में m डैश s डेल्टा टी ये हीट लॉस होगा। तो चलिए m 10 है इंटू L दे रहा होगा 80, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L, तो 10 गुना 80, इतना तो इसको चाहिए, ये मिलेगा। अब फिर जब ये 0 पे पहुंच जाएगा, पानी बन गया, तो अब इसको आगे बढ़ना होगा क्योंकि वो दे रहा होगा। आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता चला कि जितना चाहिए था इसको, बर्फ को पानी बनने में मिल ही गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में बदमाशी कर दे कि वो उधर में पानी इतना कम लिया है कि इसको स्टेट चेंज करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वही नहीं मिला। तो वही नहीं मिला तो अभी बर्फे में से कुछ बचा हुआ रह जाएगा, टेम्परेचर अभी भी 0 पे रह जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तुरंत मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इसको, स्टेट चेंज होने के लिए चाहिए कितना, तो 80 800 चाहिए। ये जो पानी है 100 ग्राम है और 50 पे है, तो अगर ये पूरा के पूरा 0 पे आ जाए तो 100 गुना 50 5000 ये दे सकता है पानी में रहते हुए, तो 5000 दे सकता है भाई। इसको तो 800 चाहिए पूरा बदलने के लिए, मतलब पूरा का पूरा बर्फ पानी में भी बदलेगा और टेम्परेचर आगे भी बढ़ेगा। तो आगे जो बढ़ेगा वो 10, ठीक है, इंटू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैलोरी में 1 ही आता है पानी का, ठीक, और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब अगर मिक्सचर का टेम्परेचर T है तो इसका 0 होगा, तो T माइनस 0। ठीक जा रहा है, एकदम ध्यान रखिएगा। इस तरह से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शायद इसमें भी एक और क्वेश्चन वैसा है आगे। और उधर से तो वो लौटेगा इधर, तो उसका कहिए m और s तो 1 ही होता है, ठीक है ना। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, तो 50 से वो गिर के T पे पहुंचेगा, तो 50 माइनस टी हो गया, दिख रहा होगा। टेम्परेचर T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, तो 800 अब प्लस 10T इज इक्वल टू उधर में 5000 माइनस 100T। T और T को इधर लाके जोड़ दीजिए तो 110T, और ये उधर चला जाएगा तो 4200 हो जाएगा। T बराबर 4200 डिवाइडेड बाई 110। ठीक, फरिया दीजिए दोनों को। तो
11 तिहाई 33, 7 2 36 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 39 एक बार फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार एल पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, बाकी सब दे के इस बार एल पूछ रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें टेम्परेचर मिक्स होने के बाद तब देना पड़ेगा, तब मिक्स होकर दिया हुआ है। 70 से 1 गिरा है 5 पे, और आइस जो है पहले चेंज हुआ है और फिर गया है 5 पे, तो बिल्कुल वही निकालेंगे। सब यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 40, बोट जो है 3 मीटर उसकी लंबाई है और 2 मीटर चौड़ाई है। ठीक, उस बोट को इस पे डाला गया और कह रहा है कि जब इस पर आदमी चढ़ा तो 1 सेंटीमीटर ये नीचे की तरफ डूबा। 1 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं आदमी के चढ़ने की वजह से पानी जितना हटेगा और उस हटे हुए पानी का जो वजन होगा वही आदमी का वजन होगा। ठीक है ना? तो वो कितना हटा, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। 3 गुना 2 गुना 1 सेंटीमीटर है, तो 10⁻²। ये इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। इतना पानी हटा है, इतना पानी हटा है। ठीक है ना? तो 1 मीटर क्यूब पानी का वजन 1000 ग्राम होता है। ये बात मशहूर है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? यूनिट वॉल्यूम में, ऐसा यूनिट में 1000 केजी वाटर होता है। ये हटाया है तो आदमी का वेट देख लीजिए। ठीक है ना? यूनिट में 1000 होता है तो इतना में कितना था, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात खत्म, जो आया वो आंसर। ठीक, देखिए 3 दूना 6 और 10 बच गया, तो 6 गुना 10 बराबर 60 न्यूटन आदमी का वजन है। ठीक है ना? केजी न्यूटन कैसे बोलेंगे आप? केजी ले रहे हैं ना, 1000 केजी होता है, न्यूटन करेंगे तो 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 60 केजी का आदमी है वो। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, घबराया नहीं। आप कुछ कुछ लिखना शुरू करेंगे ना कई बार ऐसे क्वेश्चन में, तो बन जाएगा। सबसे पहली बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको कहते हैं? उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है ना? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो S1 है वो रो बाई रो W है। तो चलिए पहले वाले का रो1 कह दें बाई रो W। तो इसलिए हम पहले का डेंसिटी निकाल लिए S1 रो W, तो दूसरे वाले का हो जाएगा S2 रो W। एक तो डेंसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। यूट्यूब में अच्छा, उनको मिला के अब LY बनाया जा रहा है। ठीक है ना? अच्छा, मास दिया है मिक्स्ड विथ M2 ग्राम, M1 ग्राम और M2 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब में कैन LY। ठीक है ना? तो आप बताइए डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम V1। ठीक है ना? तो इसलिए V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर लाइए, इधर M1 बाई रो1। ठीक है ना? और रो1 चूंकि खुद नहीं दिया हुआ, वो कुछ और दिया हुआ है, तो वो कर लीजिए। तो M1 बाई रो1 को लिखिएगा S1 रो W, तो उसी तरह से V2 हो जाएगा M2 बाई S2 रो W। तो V1 हमें पता चल गया, V2 पता चल गया, रो1 पता चल गया, रो2 पता चल गया। ठीक है ना? चलिए, अब उनको मिलाया गया एक जगह, तो नया वाला जो मास होगा, इसमें तो कुछ नहीं है, LY का जो मास होगा वो M1 प्लस M2 हो जाएगा। छोटा में लिख रहे थे, ठीक है, छोटा ही में लिख देंगे। और जो वॉल्यूम होगा LY का वो V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कहीं भागा नहीं है। ठीक है ना? तो अब LY का डेंसिटी लिखा जाए। तो LY का डेंसिटी रो बराबर उसका मास M1 प्लस M2 बाई उसका वॉल्यूम V1 प्लस V2।
M1 और M2 तो वही रहने दीजिए क्योंकि वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। V1 और V2 जो हम लोग निकाले हैं वो डाला जाए। M1 बाई S1 रो W, M2 बाई S2 रो W। रो W कॉमन लीजिए और वो यहाँ ऊपर आ जाएगा और इस तरफ लाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो रो बाई रो W M1 प्लस M2 बाई M1 बाई S1 प्लस M2 बाई S2। ये देखिए ये Ly का डेंसिटी है डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या यही स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया Ly का? हाँ बिल्कुल, और यही पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला तो नहीं है, बाई M1 S1 प्लस M2, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा आज का, सीखने के लिए बहुत कुछ है आपके लिए इन क्वेश्चंस में। अ मैन ऑफ वेट 40 kg फ्लोट कर रहा है लेक में। अब देखिए ये फ्लोट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, स्विम कर रहा है नहीं। तैरना अलग चीज है और छताना अलग चीज है। तो ये फ्लोट कर रहा है, छता रहा है, मतलब ये अपने बॉडी को रेस्ट में रखे हुआ तब भी नहीं डूब रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बॉडी के डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी वाटर का हो चुका है। ऐसे कुछ जगह है, कुछ झील ऐसी है, कुछ झील समंदर का जो खारा झील है ऐसा है, जैसे कि डेड सी जो वेस्ट एशिया में है, तो उसमें आप नहीं डूबते हैं। तो जाहिर सी बात है आप जब नहीं डूब रहे हैं तो पूरा का पूरा वेट आपका ऊपर हो गया, तो आदमी का जो अपरेंट वेट है वो क्या हो गया? जीरो। फ्लोट कर रहे हैं आप। अब कोई वेट रहा है, कुछ भी वेट रहता तो नीचे आप जाते ना, आपको वेटलेसनेस महसूस हो रहा होगा। वहां पर कोई वजन किया जाए, उसका अपरेंट वेट लिया जाए तो वो जीरो आएगा। बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है अर्थ पे इतना है, ठीक है। इट इज टेकन टू मून, चांद पे ले गया। आहा, क्या बात है। चांद पे तो अक्सर हम लोग जाते रहते हैं, इमेजिनेशन में खर्चा भी नहीं होता है। चांद पे ले गए तो जाते पर सबसे पहले क्या आपको फील होता है? वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो अब बस समझ लीजिए जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। ना सांस ले पाएंगे और ना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो आपको दबा के रखेगा। सब हट गया तो आप समझ लीजिए कि फट जाएंगे। तो इसलिए वहां पे बिना सूट के आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, स्पेस सूट के, जहां भी अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना होगा, जो कि बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ठीक है, ये तब फील होता है जब आप इस प्रेशर से बाहर निकलते हैं। तब धरती पे तो लगता है कहाँ कुछ है, सब ठीक है, लेकिन आप बहुत हाई प्रेशर के अंदर है। ठीक है ना? आप कहिएगा ओ अब समझ में आया कि इतना दबाव में हम लोग क्यों रहते हैं जिंदगी में। मैं उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक अच्छा खासा अमाउंट है। तो ये बात है। चलिए आगे क्वेश्चन था ये कि बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है 760 mm या 76 सेंटीमीटर जो आता है वो इतना है। अब ये चांद पे ले गए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा वहां पे, तो तुरंत वो उठेगा ही नहीं, लिक्विड जीरो हो जाएगा। कैसे? तो आप कहेंगे बैरोमेट्रिक होता क्या है? तो ये रहा मरकरी, और इसमें अगर आप उलट के ऐसे ट्यूब को रख दिए, मरकरी भर के, और इसको ऊपर उठाते गए तो एक खास 76 सेंटीमीटर जब हाइट उठ जाएगा तब पता चला यहाँ वैक्यूम बनने लगेगा। वैक्यूम का मतलब यहाँ जीरो प्रेशर, और बाकी सब जगह क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हाई दे रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, जो इसको ऊपर उठा रहा है। आप ऐसे सोचिए तब, या यहाँ पे जीरो प्रेशर है उसके वजह से यहाँ का प्रेशर हाई हो गया, ये उसको उठा दिया तब। जैसे भी हो, ये प्रेशर ये उठने की वजह से जो आया रो GH वो उनको बराबर होना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। चांद पे जब ले गए तो ये हइये नहीं है, तो ये हइये नहीं तो दाबेगा कौन? दाबेगा कोई नहीं, तो ये चलाएगा नीचे। सब जगह वैक्यूम ही है, यहाँ भी वैक्यूम, अंदर वैक्यूम, सब जगह वैक्यूम, तो मरकरी अपने लेवल से उठेगा ही नहीं। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। तो इसलिए वहां पे जीरो। द रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस सस्पेंडेड फ्रॉम इट इज एयर 60 है। 40 हो गया अगर उसको किसी में डुबा दिए तो। देखिए एयर में जो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है वो mg के बराबर होगा। ठीक है, जो इसका वेट है, बात खत्म। जैसे ही अगर इसको आप लिक्विड में डुबा दिए
तो एक बायनेंसी फोर्स ऊपर लगेगा, वो उतना ही लगेगा जितना पानी हटाया गया है। पानी कितना हटा है? जितना इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। तो इसलिए हम लोग mg ना लिख के वॉल्यूम वाला कहानी से लिखेंगे, तो m की जगह रो भी आप यूज करते हैं, और तब g अब बराबर w कितना दे रहा है पहले देख लीजिए, 60। ठीक है ना। अब इसमें से घटेगा कौन वाला? पानी वाला। तो रो वी जी माइनस रो डब्ल्यू, पानी का कितना वॉल्यूम हटा उतना ही जो इसका था, इंटू जी। जब घटा तब हो जा रहा है 40। ठीक है ना। तो कह रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या पूछ रहा है? रो बाई रो डब्ल्यू पूछ रहा है। रो बाई रो डब्ल्यू पूछ रहा है, तो ये ले आइए, इसको उठा के यहाँ डिवाइड कर दीजिए इससे। ठीक, तो ये कट जाएगा, ये कुछ रहेगा, आ जाएगा। ठीक, चलिए 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, उसके नीचे लाइए, तो कट जाएगा 1 माइनस रो डब्ल्यू वी जी बाई रो वी जी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 40। ठीक जा रहे हैं? वी से भी काटिए, जी से जी काटिए। ठीक, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? द ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन वाटर, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक। तो जब वाटर में ले गए, द रीडिंग चेंज टू 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का मतलब ये हुआ कि 60 में से कुछ घट गया। कितना घटा? तो हटाए हुए पानी के बराबर घटा। सही है, सही है। तो डिवाइड किए थे तो यहाँ 1 हो गया। सही है, सही है। चलिए 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो इज इक्वल टू 40। इसको उधर ले जाइए, उधर ले जाइए, तो रो डब्ल्यू बाई रो इज इक्वल टू 1 माइनस 40। नहीं, कहीं पे कुछ मिसिंग है। कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है? अच्छा रात ज़्यादा हो गई क्या? इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उधर भी तो 40/60 लिखेंगे ना। ठीक, चलिए, तो अब रो डब्ल्यू बाई रो को लिखिए। ठीक, उधर ले जाके इधर 1 माइनस 40/60। ठीक, 60 नीचे, अरे इसको अब 60 काटिए ना भाई, 2/3 रहने दीजिए ना। 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो रो डब्ल्यू बाई रो आया 1/3। हमें पूछ रहा है रो बाई रो डब्ल्यू, मतलब उलटिए उसके, तो इसलिए रो बाई रो डब्ल्यू इज 3। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आप मिस कर जाए तो कभी भी ये 1 से अगर कम दिया रहे तो आप उस तरफ आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये पानी में डूबने के बाद भी अभी भी इसका mg का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, मतलब ये पानी से भारी है, और पानी से अगर भारी है तो इसका मतलब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, और जो चीज़ें पानी से हल्का है उसका हमेशा 1 से कम आएगा, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों का 1 से कम आएगा। ये चूंकि ये पानी से भारी था इसलिए 1 से ज़्यादा ही आना था। अब इत्तेफाक से यहाँ सब 1 से ज़्यादा दिया हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होता तो प्रॉब्लम हो जाता। लास्ट क्वेश्चन आज का, सॉलिड है, डी फ्लोटिंग लिक्विड है, डेंसिटी डी, ठीक है ना, बनाते चलिए। ठीक, ये कैप सॉलिड है, इसका
डी है और लिक्विड का छोटा वाला डी है डेंसिटी। ठीक है। इफ छोटा वाला v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इन द लिक्विड एंड बड़ा वाला v इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तब v बाई वी इक्वल, देखिए जितना नीचे डूबेगा उतना ही पानी हटाएगा और उतना ही से इसका वेट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बस इतनी बात है। ठीक, तो चूंकि ये डूबा नहीं, इसीलिए जितना पानी हटाया था उसका वेट इसके पूरे वेट को रोक लिया, मतलब इसके पूरे वेट के बराबर रह हो गया। तो वो जो पानी हटा है वो रो डब्ल्यू छोटा वाला भी इंटू जी है, इतना पानी हटा है, और इसका जो वजन आया एम जी, ये बराबर हो गया इस पूरे बॉडी का। हाँ भाई, तब पूरे बॉडी का कितना है, रो कैपिटल भी जी, पूरे बॉडी का बस। ठीक, जी से जी काटिए, छोटा वाला भी डिवाइडेड बाई बड़ा वाला भी पूछ रहा है, यहाँ लाइए, उधर में रो नीचे में रो डब्ल्यू। ठीक, ये ऐसे भी एक एक्सप्रेशन है जो हम लोग पढ़ते समय भी निकाल रहे होते हैं ये। ठीक, वो एक्सप्रेशन पे ही क्वेश्चन पूछ दिया है ये कि भाई जितना पानी हटा है, अगर बॉडी फ्लोट कर रहा है तो जितना पानी हटा है वो इसके भार के बराबर है, आर्किमिडीज लॉ। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने में मदद मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।